नमस्ते बच्चों। ज्ञान केंद्र स्कूल द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी के लिए है। मेरा नाम अर्जुन प्रताप सिंह राणा है। आज हम दूसरा पाठ यानी दूसरी कहानी खोया हुआ आदमी, जिसके रचनाकार सुशांत सुप्रिय हैं, इसका अध्ययन करेंगे बच्चों। लेकिन हमेशा की तरह आपको कुछ अनुदेशों का पालन करना है। अपना ईयरफोन हेडफोन का उपयोग करें ताकि अच्छी तरह से सुनें सीख सकें। अपने नोटबुक और पेंसिल को अपने पास रखें ताकि कठिन शब्दों के अर्थ लिख सकें, और जहां आवश्यकता हो वहां आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। सुशांत सुप्रिय, खोया हुआ आदमी इस कहानी के रचनाकार सुशांत सुप्रिय जी हैं। इनका जन्म 1968 पटना, जो बिहार की राजधानी है, बिहार में हुआ था। रचना धर्मिता सुशांत सुप्रिय जी के जीवन का अभिन्न अंग है। मतलब ये कई रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। आपकी रचनाएं जीवन की सच्चाइयों और विडंबनाओं का सीधे सीधे साक्षात्कार करवाती हैं, यानी हमको बताती हैं, सामना करवाती हैं। आपने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेज़ी में भी और पंजाबी में भी लिखा है। आपकी लगभग 500 से ज़्यादा रचनाएं बहुत सारे विविध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। सुशांत सुप्रिय। बच्चों, खोया हुआ आदमी, एक आदमी जो खो गया है। बच्चों, ये कहानी सुशांत सुप्रिय जी ने जो लिखी है, इस प्रकार की इस कहानी को वर्णनात्मक कहानी कहते हैं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं इस कहानी की पूर्व भूमिका आपको बताना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, हम सब जानते हैं कि हम एक समाज में रहते हैं, हम सब मनुष्य हैं। लेकिन मनुष्य होने के बावजूद हमने अपने आप को किसी न किसी चीज़ों में बांध रखा है। जैसे अब मैं गांव की बात यहाँ लेना चाहूँगा, क्योंकि इस कहानी में गांव का वर्णन हुआ है। शहरों के मुकाबले गांव में ये चीज़ ज़्यादा दिखती है। क्या? जाति पाति, ऊंच नीच, धर्मांधता, अज्ञानता, शोषण, भेदभाव, इसकी भावना हमारे गांव के लोगों की प्रमुख समस्याएं हैं, जिसके कारण गांव में आज भी उचित विकास नहीं हो सका है। मैं ये नहीं कह रहा कि शहरों में ये सब नहीं है, शहरों में है, लेकिन बनिस्बत शहरों के गांव में ज़्यादा दिखता है। ऐसे ही एक गांव में एक फटेहाल, पागल सा दिखाई देने वाला एक आदमी आता है। पागल सा दिखाई देता है, फटेहाल है, और उसे उसकी याददाश्त खो चुकी है। उसे अपने बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसे ना अपना नाम, ना उसे अपना धर्म, ना उसे जाति, कुछ भी मालूम नहीं। वो व्यक्ति गांव के सभी जातियों धर्मों के लोगों को आपस में मिलकर प्रेम भाव से रहना सिखाता है, शोषण मुक्त होना और सबको सम्मान देना सिखाता है। वो लोगों को अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में लगाने की सीख देता है। इससे गांव के लोगों में एक नया उत्साह और जोश आ जाता है, और उनके दिल से जाति पाति या धार्मिक कट्टरता की भावनाएं जाती रहती हैं। तो ये इस पाठ का एक सार है, पूर्व भूमिका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इस वर्णनात्मक कहानी को लेखक ने आगे बढ़ाया है। इस प्रकार की कहानी में क्या होता है बच्चों, कि जो लेखक है वो कल्पना के सहारे अपनी कहानी को आगे बढ़ाता चला जाता है, और हमारे सामने घटना को इस तरह से प्रस्तुत करता है जैसे घटना हमारे सामने घट रही हो। ऐसे चूंकि कल्पना का सहारा लिया गया है, तो ज़रूरी नहीं कि इसका कोई सच्चाई से वास्ता हो, क्योंकि जिस तरह से इस पाठ में दिया गया है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा होता हो या ऐसा हुआ हो। लेकिन अगर ऐसा होता, अगर ऐसा हो सकता, तो कितना बदलाव आता हमारे जीवन में। कैसे गांव सुधर जाते, शहर सुधर जाते, जीवन सुधर जाता, संवर जाता, लोगों के दिल से जो भेदभाव है वो मिट जाता। उस उसकी तरफ एक लेखक ने, कहानीकार ने अपना विचार प्रकट किया है। तो हम बात करते हैं और आगे हम कहानी पढ़ते हैं। कई वर्षों की बात है। एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा। गांव के कुत्तों ने जब चीथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वो कोई पागल लगा। अभी कुत्तों के लिए तो बात सही है, जब वो कोई नए प्राणी को, नए लोगों को देखते हैं तो कुत्तों को लगता है कि कहीं हमारे इलाके में कौन आ गया, तो भौंकने लगते हैं। यहाँ पे लिखा है कि चीथड़ों, तो चीथड़े मतलब फटे पुराने कपड़े। वे कुत्ते उस पर बेतहाशा भौंकने लगे, यानी ज़ोर ज़ोर से। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहते। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। देखिए बच्चों, यहाँ एक बात साबित होती है, अगर आदमी पागल होता तो वो प्रतिक्रिया देता। बच्चों के चिढ़ाने पर, कुत्तों के भौंकने पर हो सकता है कि वो पागल आदमी पीछे पलट कर उनको मारता, जवाब देता, या फिर बुरे शब्द कहता, अपशब्दों का प्रयोग करता। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि वो आदमी बच्चों को कुछ नहीं बोल रहा था।
संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। जब वो भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखे। गरिमा यानी गौरव, यानी वो एक साधारण फटे पुराने कपड़ों में जो था, खोया हुआ सा था, लेकिन उसके चेहरे में एक गौरव की भावना दिख रही थी। यानी अगर हम कहें कि सोफिस्टिकेटेड पर्सन था, वो एक अच्छा इंसान दिख रहा था जो अच्छे घर से बिलोंग करता हो, इस तरह से। यानी वो पागल तो नहीं था, यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उस गांव के भले मनुष्य ने सोचा। गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने, आगंतुक यानी आने वाला, भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वो कोई उत्तर नहीं दे सका। वह केवल इतना बोल पाया कि शायद मैं खो गया हूँ। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। चूँकि न उसे अपना नाम पता, न उसे अपना घर पता, न उसे अपना धर्म, न जाति, किसी के बारे में जानकारी नहीं थी, खो गया था, इसलिए उसका नाम ही खोया हुआ आदमी पड़ गया। आगे बढ़ते हैं। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो गया था। स्मृति यानी याददाश्त, लोप यानी गायब। उसके जहन यानी दिमाग, मस्तिष्क, उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुका था। ना उसे अपनी जाति पता थी, ना उसे अपना धर्म, लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था। देखो बच्चों, कहानीकार यहाँ पे क्या कह रहा है कि खोएपन के बावजूद उसके चेहरे पर कुछ अपना सा बना रहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो मनुष्य था और गांव वाले भी मनुष्य थे, चाहे वो अलग अलग जाति धर्म में बटे हुए थे, लेकिन थे तो मनुष्य ना। अब उस खोए हुए आदमी का ना कोई धर्म पता है, ना जाति पता है, तो भी वो अपना सा क्यों लगा? वो अपना सा इसलिए लगा क्योंकि वो भी मनुष्य था। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। यानी आदमी पागल नहीं था, समझदार था, अच्छे घर से लगता था, और उस आदमी भी उस गांव में रहना स्वीकार किया। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। कमाल की बात है कि उसकी आवाज़ अच्छी थी, यानी उसमें गुण थे, जो गुण, ऐसे गुण जो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते थे। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई खेल कूद में अच्छा होता है, कोई कलाकारी में अच्छा होता है। तो गुणों का भंडार, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गुण पाए जाते हैं, और इस खोए हुए आदमी का गुण था इसकी आवाज़, मधुर आवाज़। कभी कभी वो अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गाय भैंसे उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्र मुक्त होकर ज़्यादा दूध देने लगती। ऐसा कहा जाता है कि अगर अच्छा संगीत, कर्णप्रिय संगीत बने तो जानवर ज़्यादा दूध देते हैं। कहानीकार भी यहाँ यही कह रहा है। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते। अतीत यानी पास्ट। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे, गांव की तितलियां ज़्यादा मोहक लगने लगी थीं, गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन लगने लगे थे। अब ये एक बात समझ में नहीं आई, तितलियां ज़्यादा मोहक लग रही हैं, जुगनू ज़्यादा रोशन लग रहे हैं, फूल ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति में जो सबसे बड़ी खासियत थी वो था उसका अपनापन, सबको प्यार से अपना बनाने की जो कला थी, जिसकी वजह से जो भी उसके पास आता, जो भी करीब आता, उसे अच्छा लगता। देखिए बच्चों, जब हम खुद खुश रहते हैं तो हमें दुनिया बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप चिंता में रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो हमें अच्छी चीज़ भी बुरी नज़र आती है। यहाँ खोए हुए आदमी की वजह से लोग खुश थे, गांव वाले खुश थे, इसलिए सभी लोगों को सभी चीज़ अच्छी लग रही थी। बच्चे भी अब ज़्यादा खुश रहने लगे थे क्योंकि बच्चों को सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता। सम्मोहित यानी मुग्ध, बच्चे भी उसकी गीत में खो जाते। गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए। वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे उसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो। उन्हीं दिनों गांव के एक वृद्धा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका बेटा है जो बचपन में कहीं खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी जो घास काटकर, उपले थापकर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा करके अपना जीवन चलाती थी। उपले थापना, उपले थाप कर यानी गाय, गांव में जब गाय भैंस गोबर देती हैं तो उसका एक गोला सा बनाते हैं, उसको सुखाते हैं, तो जिसका काम ईंधन के रूप में यानी चूल्हा जलाने के रूप में काम में लाया जाता है, तो उसे कहते हैं उपले। अब वो गरीब स्त्री थी, उसे लगा कि ये पुत्र मेरा ही खोया हुआ पुत्र है। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया।
खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। बच्चों यहाँ पे देखिए, खोए हुए आदमी को नहीं पता कि वो उसकी माँ है या नहीं। उस बूढ़ी औरत ने अपने सपने की बात बताई और खोए हुए आदमी ने उसको अपनी माँ मान ली, यानी एक इंसानियत का परिचय दिया और माँ की तरह ही उस वृद्धा की सेवा की। यानी इस व्यक्ति में दूसरा सबसे बड़ा गुण क्या था? मनुष्यता का, ह्यूमैनिटी का। ये सबसे बड़ी बात थी जिसने अनजान को भी अपना बना दिया था। धीरे धीरे खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। और क्या गुण थे उसमें? वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता। लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वो आंधी, तूफान, चक्रवात यानी साइक्लोन, तेज हवाएं, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता था। बच्चों, अभी अभी आजकल समाचार में आपने देखा था कि टिड्डी न जाने कहाँ कहाँ से आए और उन्होंने सारे खेतों को बर्बाद कर डाला। टिड्डियों का जो दल आता है वो पूरे खेतों की फसल को एक साथ खा जाता है और किसानों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये आदमी जो है टिड्डियों के हमले से पहले ही गांव वालों को जानकर, जैसे ये मौसम वैज्ञानिक हो, जैसे ये इन चीज़ों को जानता हो, समझता हो, उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बड़े बच्चे सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। अभी इत्तेफाक की बात है, सूखा पड़ने के बाद उस व्यक्ति की प्रार्थना से या उसकी बातों से न जाने किस तरीके से बरसात हो गई और गांव वालों की तकलीफ़ें दूर हो गई। लोग खुशी नाचने लगे तो लोगों का भरोसा उस आदमी पर और बढ़ गया। कहानीकार ने कल्पना का सहारा लिया है और कल्पना के सहारे लेकर अपनी बातों को आगे बढ़ाया है। वो चाहते हैं कि गांव वाले उस व्यक्ति को पसंद करने लगें, इसीलिए उस व्यक्ति की हर अदा या उस व्यक्ति का हर काम गाँव वालों को पसंद आ रही है और इसीलिए वो खोया हुआ आदमी सबका चहेता बन जा रहा है। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे। दलित वो होते हैं जो कुचले हुए हैं, पुराने ज़माने से, जिनको छोटी जात कहकर या छोटी धर्म के छोटी जाति की कहकर जिनके साथ हमेशा उनका शोषण किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, बुरा भला कहा गया। तो गांव में कुछ घर दलितों के थे, कुछ मुसलमानों के। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से मित्रता कर ली। वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्य समझाता, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। यानी उस खोए हुए आदमी ने दलितों में उनके अधिकारों के लिए उनको जागरूक किया, उनमें जागरूकता लाई, उनसे दोस्ती की। जिनसे गांव वाले बातचीत नहीं करते थे उनके सामने उनके सामने उस व्यक्ति ने उनसे दोस्ती की। देखिए बच्चों, गांव वाले उनसे बात नहीं करते थे, गांव वाले दलितों से बातचीत नहीं करते थे। यहाँ पे देखने वाली बात यह है, मुसलमानों से दोस्ती नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने दोस्ती की, इन्होंने उनको अपना बनाया। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब इस व्यक्ति का ना धर्म पता ना जाति पता किसी को, इस खोए हुए आदमी का। जब इसने सबसे दोस्ती कर ली तो सबको ही अपना लगने लगा। जैसे मुसलमानों को ही अपना लगता, हिंदुओं को ही अपना लगता, छोटी जातियों को अपना लगता, दलितों को अपना लगता, बड़ी जातियों को अपना लगता, क्योंकि इसका धर्म किसी को नहीं पता, इसकी जाति। अगर किसी को उसका धर्म पता होता तो दूसरे धर्म वाले इसको अपना नहीं मानते। अगर किसी को इसकी जाति पता होती तो दूसरे जाति वाले इसको अपना नहीं मानते। तो क्यों हमने अपने आप को धर्म और जातियों में बांट रखा है? क्यों हम अपने आप को मनुष्य नहीं मानते? क्यों हम मिलजुल कर नहीं रहते? ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्या जिस तरह से खोए हुए आदमी की याददाश्त चली गई थी, उसी तरह से हमारी भी याददाश्त चली जाती और हमको भी अपना धर्म जाति पता ना होता तो शायद हम सिर्फ मनुष्य होते और मनुष्य के रूप में काम करते। खैर, उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। खोए हुए आदमी ने खुद तो दोस्ती की, लेकिन बड़े बुजुर्गों को भी समझाया, लोगों को बताया और धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। आपसी भाईचारे बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। जो काम पहले नहीं होता था वो
खोए हुए आदमी के बाद होने लगा। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता भी तो बैठकर वो आपस में निपटा लेते। जो गांव बटा हुआ था दलित मुसलमान बड़ी जाति छोटी जाति में, वो आज एक हो गए थे। इस खोए हुए आदमी ने बिना अपनी जाति धर्म का सहारा लिए मनुष्यता के बल पर दूसरों के दिलों को जीत कर इन सबको एक कर दिया था। तो देखो बच्चों, किस तरह से इस खोए हुए आदमी ने सबको अपना बनाया। किस गुण से, किस जाति के नाम से, किस धर्म के नाम से? न किसी जाति के नाम से, न किसी धर्म के नाम से, सिर्फ अपनी अच्छाई से, अपने अच्छे गुणों से, अपनी काबिलियत से, अपनी मनुष्यता से इसने सबको एक किया। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? कहानीकार यही कहना चाहता है। इस कहानी का दूसरा हिस्सा बच्चों हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम अपने आप को जाति धर्म में बांट कर मनुष्यता की प्रकृति की सेवा कर रहे हैं? क्या हम भगवान के बनाए हुए संसार को आपस में बांट नहीं रहे हैं, जबकि हमको एक रहना चाहिए था? अब हमको देखना है कि कहानीकार ने इस कहानी को आगे कैसे बढ़ाया है। अगली कक्षा में हम देखेंगे कि खोए हुए आदमी ने और ऐसा क्या किया जिससे गांव की मुसीबतें दूर हो गई। क्या खोया हुआ आदमी हमेशा इनके साथ रहने लगा, इसी गांव में रहने लगा? क्या खोए हुए आदमी के धर्म और जाति के बारे में पता चला अंत में? तो ये सारी बातें हमको अगली कक्षा में पता चलेगी। उसके लिए हम इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों।